Hello everyone, how are you? Welcome back. क्लास 10th के केमिस्ट्री से भी पहले क्लास 9th से इवन एलिमेंट्स और उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने लगते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे रखे जाते हैं, ये सब। तो बच्चों, कुछ बेसिक्स को क्लियर करने के बाद हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बात करेंगे। मेरा सबसे पहला बेसिक ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट अगर सिंगल एटम होता है, जैसे Cl, क्लोरीन, Na, सोडियम, तो इसका जो वेट होता है, जिसको आप एटॉमिक मास कहते हो, उसका फॉर्मूला A = n+p होता है। A = n+p होता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है बेटा, वो उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड क्यों नहीं किया जा सकता या क्यों नहीं किया जाता? एटम के एटॉमिक मास को A = n+p+e क्यों नहीं लिखा जाता? इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐड नहीं किया जाता? बेटा, रीजन इज दिस कि किसी एटम का एटॉमिक मास सिर्फ n+p होता है, n+p+e नहीं होता। रीजन इज दिस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स, जो सेल के काफी अंदर होता है, और दे आर मूविंग विद वेरी ग्रेट स्पीड। और एक फिजिक्स का सिंपल रूल है कि इफ एनी फंडामेंटल पार्टिकल इज मूविंग विद वेरी ग्रेट स्पीड, इट लूजेस देयर मास। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब अपना मूवमेंट कर रहा है तो वो अपने मास को लूज कर चुका है, और इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को किसी भी एलिमेंट के मास के साथ ऐड नहीं करते। इसलिए एटॉमिक मास को अगर आप कैलकुलेट करना है तो उसके न्यूक्लियस का जो वेट है बस वही कंसीडर करना है। आप कहेंगे सर नहीं, ये रीजन नहीं है, ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। भाई छोटा होता तो है, लेकिन होता तो है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1095 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नो डाउट बहुत छोटा है, बट है तो जीरो तो नहीं है, तो कुछ तो काउंट करते। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास भी देखो तो कंपेरेबल मास है, तो ऐसे तो उनको भी नेग्लिजिट कर देना चाहिए, उनको भी नेग्लिजिबल मान लेना चाहिए। ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, it moves with very great speed, or this is the reason that we generally not consider as the mass of an atom, which does not include the mass of electron। तो याद रखना है। अब बेटा, जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना शुरू हुई, बहुत सारे एलिमेंट्स आने शुरू हो गए 70s के डिकेड में। तो 70th सेंचुरी में बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी होना शुरू हो गई। तो इन सारे एलिमेंट्स को एक जगह क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। अलग अलग साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले हम याद रखें हम लोग की हमारे इंडियन साइंटिस्ट जैसे महर्षि कणाद, जिनका नाम याद रखना है, जिन्होंने परमाणु, जिसको एटम कहते हैं, उसके बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था। डाल्टन से भी पहले उनका कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते। इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन कुछ फॉरेनर साइंटिस्ट थे, फॉरेन वाले, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का? तो बेटा, सबसे पहले जो एलिमेंट्स को रखा गया तो मेटल और नॉन मेटल के लिहाज से रखा गया। The very first classification was metal and non-metal. The very first classification was not Dovere triad. कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल, कुछ वीक एलिमेंट और कुछ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया। बाद में पता चला कि यार कुछ मिक्स हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को फिर खत्म कर दिया गया। ना उनके अंदर स्ट्रॉन्ग नेचर था, ना वीक था, वे बीच वाले मेटल थे। बीच वाले एलिमेंट्स मतलब कुछ हार्डनेस भी थी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। तो ऐसे सब्सटेंसेस को फिर माना कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया, डोवेरिनियर, जिसने अपना रूल दिया, डोवेरिनियर ट्राइएड रूल। ये रूल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनसे सवाल कम आते हैं बोर्ड में। तो डोवेरिनियर ट्राइएड रूल के अकॉर्डिंग ये रूल डोवेरिनियर ने 1829 में बच्चों दिया था। और इस रूल में कहा कि अगर आपको पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तो आप मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करते हुए चले जाओ, आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो इसने क्या कहा कि फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एंड द थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द सम एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट एटॉमिक मास। 3 सब्सिक्वेंट एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड को एटॉमिक मास को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल वाले का आ जाएगा। तो
तो शुरू में तो ये थ्योरी बहुत फेमस हुई, उसने एग्जाम्पल भी दिए। उसने कहा कि अगर आप लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास अगर लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो एक नया एटॉम का एटॉमिक मास मिलेगा। जो मास मिले वो एटम इन दोनों के बीच में रखा जाएगा। यानी इसने कहा कि Li का एटॉमिक मास 7, K का एटॉमिक मास 39, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 23। और 23 किसका होता है बच्चों? सोडियम का। तो इसने कहा कि ये लाइन बन गई LiNaK, यानी सोडियम विल बी प्लेस्ड एट द मिड ऑफ द लिथियम एंड पोटेशियम। तो ठीक है भाई, इसका माना गया उस समय। उसने और भी एग्जाम्पल दिए, केवल 2 एग्जाम्पल सीमित नहीं रहा। उसने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वो कहता है कि ब्रोमीन को क्लोरीन और आयोडीन के बीच में इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास जो कि 35 होता है, आयोडीन का एटॉमिक मास जो कि 127 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो एटॉमिक मास मिलेगा वो कितना आ रहा है 80। तो ये मिडिल एलिमेंट का होगा। और बाद में ये सही साबित हुआ कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 आ रहा था और ब्रोमीन को बीच में रख दिया गया। और भी एग्जाम्पल दिए उसने एक 3 का फिर पेयर बताया, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम। और इसने कहा कि अगर कैल्शियम और बेरियम को जोड़ के, एटॉमिक मास को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक एलिमेंट मिलेगा मिडिल वाला, उसको एटॉमिक मास उसका पता किया जा सकता है। तो उसने 40 कैल्शियम का, बेरियम का 88, दोनों को जोड़ के ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 137 आ गया। तो बाद में यहां पर इन चीजों से हमें क्या मालूम चलता है बच्चों? इनके एटॉमिक मास से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि 130 इसका उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, 137 88 आ गया। तो 88 किसका माना गया? स्ट्रोंसियम, यानी कैल्शियम का हो गया 40 और स्ट्रोंसियम का हो गया 88 और बेरियम का हो गया 137। तो इसने ऐसे इनको बच्चों अरेंज करने की कोशिश की और इसने काफी हद तक इनको अरेंज भी कर दिया। लेकिन बेटा धीरे धीरे जब और भी इसमें आप ग्रुप बनाओगे, आगे चल के और भी एलिमेंट्स बनाओगे, तो ये रूल इसका फेल हो गया। इस रूल ने यहां पर फिर काम नहीं किया और इस वजह से डोवी लीनियर का ट्राइएड रूल फेल हो गया। क्योंकि जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर जब आप इनको एप्लीकेबल करोगे तो ये रूल्स काम नहीं करेगा। आगे बताऊंगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या रूल एप्लीकेबल होना, तो बच्चों उन पर ये रूल काम नहीं करेगा। इसलिए ये रूल क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे पास, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल दिया जिन्होंने, जिनका नाम था साइंटिस्ट न्यूलैंड्स। तो याद रखना बेटा, इस साइंटिस्ट ने थोड़ा सा म्यूजिक का इसको नॉलेज था, म्यूजिक के बारे में ये थोड़ा सा जानता था। तो म्यूजिक में क्या होता है कि जो सरगम होती ना, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से आ जाता है सा, जुड़ो जरा, सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा, यानी एवरी 8 रिपीटिशन वर्ड सेम आ रहा है। सारे गामा पाधा नी सा, उल्टा पढ़ो सा नी धा पा मा गा रे सा, तो वहीं पर पहुंच जाते हैं। यानी जो ऑक्टेव था, अगर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डो रे ली मा सोल, तो आप जानते होंगे इंग्लिश के नोटेशन भी सेम होते हैं। एवरी 8 नोटेशन पहले से सिमिलर होता है। तो इसने बताया कि भैया ऐसा करो कि इन एलिमेंट्स को अरेंज करो, क्योंकि हर एक 8वां एलिमेंट, जो 8वां, जैसे यहां पर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 LIBEBCNOF, 7वें के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा Na, वो इससे सिमिलर होगा, Li से सिमिलर होगा। इस बात को याद रखना, किससे सिमिलर होगा? Li से सिमिलर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको उसने बोला सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से ये क्या आ जाएगा यहां पर? सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। एवरी 8 एलिमेंट विल हैव द सिमिलरिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट। आप कहेंगे सर इसको जरा स्टार्ट करो, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? NAMGALSIPSCL और K, तो यहां पर ये आ जाएगा। यानी BE की प्रॉपर्टी Mg से मैच करनी चाहिए, Li की प्रॉपर्टी Na से मैच करनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो इसने रूल दिया। तो बच्चों इसके रूल में कुछ प्रॉपर्टी तो सेम मिल रही थी,
लेकिन बाकी प्रॉपर्टी आगे चल के सेम नहीं मिली। क्यों? इसलिए नहीं मिली कि आप यहां पर देखिए Li, इसी में देख लो आप, Li के पास मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, जबकि सोडियम के पास मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो बैलेंसी तो सेम है, Li की भी 1 वैलेंसी है, सोडियम की भी 1 वैलेंसी है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर है, कैरेक्टर में अंतर है। Li पॉजिटिव बनाएगा, Na भी पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन Li इज वेरी लेस मेटेलिक एलिमेंट व्हाइल सोडियम इज वेरी हाई मेटेलिक एलिमेंट। यहां पर भी आप और आगे देखो, जैसे नाइट्रोजन के आगे नीचे यहां पर फास्फोरस आ जाएगा, फिर एंटीमनी आ जाएगा, फिर बिस्मथ आ जाएगा। तो अगर इन एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे ना, तो एवरी 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग शो नहीं होगी। हद से हद 1 और 2 केसेस में तो ये सेम होगी, लेकिन उसके ज्यादा सेम आप आगे यहां पर देख लो ना बेटा, यहां पर देख लो आप, यहां पर बेरिलियम और यहां पर क्या आना चाहिए, मैग्नीशियम। बेरिलियम तो नॉन मेटल की फॉर्म में है, मतलब बेरिलियम मेटल तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम मेटेलिक एलिमेंट है, तो यहां तो बहुत कम मेटेलिक, और यहां पर बहुत ज्यादा मेटेलिक आ जाएगा। आगे आ जाओ आप, बोरॉन टोटली नॉन मेटल, और उसके नीचे क्या आगा, एल्यूमिनियम। एलियम क्या है, मेटल। तो यार ये प्रॉपर्टी भी काम नहीं करी। हालांकि इसने रूल क्या दिया था कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो एवरी 8 एलिमेंट विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट, or you can say if we are arranging the element into the increasing order of their atomic masses, the first element will be show the similar chemical property with the every next 8th element. So उसका जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले से सेम, कि पहला एलिमेंट था लिथियम, इसका 8वां एलिमेंट हुआ सोडियम। 7 पूरी कर लिए, 7 के बाद 8। तो इसने कहा कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं निकली और बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर आनी शुरू हो गई। तो इस वजह से ये रूल्स नॉर्मली क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये रूल्स भी फेल हो गया तो फिर क्या होगा। अब तीसरे साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, तो यहां पर बेटा उस समय तक याद रखना है एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी 63। जब ये लुलेंट्स ऑक्टेव अपना इसने लॉ दिया था, इसका फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैच नहीं कर रहा था आगे चल के। तो फिर उसी समय एक साइंटिस्ट का आपने सबने नाम सुना होगा, मेंडलीव। तो जो साइंटिस्ट मेंडलीव था उसने देखा कि टोटल कितने एलिमेंट सर्च हो चुके, तो उसको पता चला कि टोटल 63, यानी अभी से ये कई बार सवाल आ चुका है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट व्हेन मेंडलीव हैज गिवन देयर पीरियोडिक लॉ। तो आपको याद रखना है कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था तब इसके समय पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इसने 63 एलिमेंट्स को एक दिमाग लगाया और उसने एक सीरीज को भी बनाया। और मेंडलीव की बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स उसने अपनी लिखा है, बहुत अच्छी बुक्स लिखता था। तो उसमें कई जगह अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया, इन चीजों को दूर किया, और फिर उसने कहा कि एलिमेंट्स को आप सिर्फ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाओ, एटॉमिक मास। और उसने एक रूल दिया। क्या दिया रूल, बताता हूं। देखिए, मेंडलीव ने जो अपना एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाला रूल दिया, जो रूल इतना फेमस हुआ कि बाद में आज तक उसके रूल को माना जाता है, लेकिन कुछ जगह पर बेचारा ये भी क्या हुआ था, फेल हो गया था। कुछ जगह पर ये भी फेल हो गया था। तो चलो देखते हैं पहले कि मेंडलीव ने दिया क्या। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स कितने थे इस समय, एलिमेंट थे 63। ये क्वेश्चन याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। 63 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में इसने मदद की थी। और इसने क्या कहा था, इसने एक रूल दिया था। रूल क्या था इसका, फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic function of their atomic mass। बच्चों ये रूल आपको याद रखना है। कई बार पीरियोडिक लॉ को डायरेक्टली पूछा जाता है, ध्यान रखना। मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को डायरेक्टली पूछा जाता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है क्या, एक्सप्लेन करो।
तो मेंडलीफ ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट की चाहे आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखने चले जाओ, चाहे आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लो, उसने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो ये बोलता है कि उसके एटॉमिक मास के ऊपर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर ये डिपेंड करेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे, और इसने फिर एक क्लासिफिकेशन दिया। बच्चों, अगर मेंडलीफ अपना क्लासिफिकेशन नहीं देता तो सच में आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं होती, क्योंकि मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन के बाद ही साइंटिस्ट आगे बढ़ पाए और उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाया। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको देखना बेटा ग्रुप्स और कुछ कॉलम्स इसने बनाए। टोटल इसने कुछ खड़े कॉलम को बनाया, टोटल 30 कॉलम देयर 8, याद रखना। और इसने 6 पीरियड बनाए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इसने कितने कॉलम बनाए, कितने ग्रुप बनाए, कितने पीरियड बनाए, यहां से सीधे सीधे सवाल बच्चों आता है। तो क्या सवाल आता है, चलो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसने बेटा टोटल जो ग्रुप बनाए, ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ आते हैं। और पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं लेफ्ट टू राइट। तो इसने बेटा टोटल यहां पर मैं लिखते हूं ग्रुप, और इसने 1 2 3 4 यहां कर देता हूं 5, ओके 6, थोड़ी छोटी कर दो, पूरे बोर्ड पर नहीं आ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां बना दे रहा हूं। तो ये हमारे पास 8। ये देखो बच्चों, ये इसने टोटल 8 इस तरह से कॉलम बना दिए। ओके बच्चों, कितने कॉलम बनाए, 8। आप बनाना सीखना है, मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनाना सिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर, विदिन 5 मिनट। तो इसने बेटा यहां पर क्या बनाया, ग्रुप। ये क्या हो गए, ग्रुप्स। मैं यहां पर एक लाइन खींच दे रहा हूं ताकि ग्रुप के नाम डल जाएंगे। और ग्रुप का पहला नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। ओके, दिख रहा है क्या पीछे से पूरा यहां से? ओके बेटा, वेरी गुड, बढ़िया दिख रहा है। तो इसने कितने ग्रुप बनाए बच्चों, 8। अब याद रखना, इसने जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया ऑक्साइड के बिहाफ से और हाइड्रोक्साइड या हाइड्राइड के बिहाफ से, तो कैसे आएगा, मैं लिख दे रहा हूं दूसरे कलर से। ऑक्साइड यानी इसने जो ग्रुप बनाया उसमें इसमें लिखा ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे लिखा बेटा, देखो जरा ध्यान से, इसमें एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन। तो बेटा जो पहला एलिमेंट था उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होना चाहिए था R2O और हाइड्राइड होना चाहिए था RH। अब कहेंगे सर ये R2O क्या है, बेटा R है यहां पे एलिमेंट, लिख दे रहा हूं मैं नीचे, R क्या है यहां पर, एलिमेंट। जैसे मैंने एलिमेंट लिखा Na, तो Na में R2 आया यानी Na2 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला R2O के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Na2O। ठीक है ना, Na2O। और फिर इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी किया, 2 ग्रुप बनाए, इसको यहां पर A किया, इसने यहां पर बच्चों B किया। ठीक है ना, इसने लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के सभी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, AB 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 और AB, यहां पर AB।
यानी हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप भी इसने बनाए, याद रखना है, यहां पर 2 सब ग्रुप भी बनाए। अब जैसे इसमें फॉर्मूला आया R2O, तो अगले बार का जो फॉर्मूला था ये था RO और RH2। अगर आप हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनाओगे तो वो एलिमेंट बनाना चाहिए RH2 टाइप का, ठीक है, RH2। जैसे मैंने बनाया BE, तो BE के लिए ले लो BeH2, यानी उसकी 2 वैलेंसी होगी। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरे के लिए देखो R2O3 बच्चों, R2O3, यहां पर R2O3 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा RH3, नोट करते जाओ, ठीक है। अब आ जाओ आप 5th कॉलम के लिए, तो 5th कॉलम में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दे दो, नोट करते जाइए आप। R2O3 3rd के लिए, 4th के लिए लिख लीजिए RO2 RH4, RO2 RH4, ठीक है। इसके बाद आप फिर आगे के लिए चले जाओ, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा RO3, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट बना रहे तो उसका ऑक्साइड 3 बार जुड़ेगा। फिर आ जाएगा RH2। फिर आ जाओ आप 6 के लिए, 6 के लिए नोट कर लो क्या है RO, ठीक है। 6 के लिए R नोट करो R2O7, ठीक है, R2O7, सॉरी 7th के लिए R2O7 7th के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले आपको मैं बताऊं इनको कैसे लिखते हैं, लिखते भी जाओ तब तो अपन को मजा आएगा। R2O3 5 के लिए, R2O3 5 के लिए, ठीक है, और 6 के लिए RO3 होता है, ये RO3। बेटा अगर मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछूं, पहले क्या करूं, देखो R2O, RO, R2O3, RO2, R2O3, फिर आप कहेंगे सर 3rd में भी वही और 5th में भी वही R2O3 और 5th में भी R2O3, यस, ये दोनों याद रखना है। R2O3 वहां पर भी आएगा और 7th में R2O7 और इसके आगे ये कुछ भी नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा RH। 7th के लिए हाइड्राइड RH, RH2, ये RH3 और ये RH2, ये बन जाएगा। देखो RH, RH2, RH3, RH4, फिर कम कर दो RH3, RH2, RH। अब इसको जरा अपन याद करते हैं बेटा कैसे होगा। देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए। आपके पास जो R है ये क्या है, एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट का ऑक्सीजन आप जोड़ें इसके साथ तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए R2O। जैसे मैं लिखा Na2O, अब आ जाओ यहां पर RO। जैसे मैं कहूंगा किसी एलिमेंट के साथ अगर एक ऑक्सीजन आ रहा है उसको यहां रखा जाएगा, एक ऑक्सीजन अगर कोई एलिमेंट बना रहा है, फॉर्मूला जैसे BeO CaO, तो आप समझ रहे ना, BeO CaO। अगर मैंने कहा 3 ऑक्सीजन आए जैसे Al2O3, तो वो यहां पर रखा जाएगा। अगर आपके पास R2O3 आ जाए तो वो यहां पर RO3 वाला, यहां पर R2O7 वाला यहां पर आ जाएगा। अब जरा बात करते हैं इसने ग्रुप में, जो ऊपर से नीचे आपने देखे ग्रुप चल रहे हैं, अब इसने पीरियड को कैसे बनाया, तो बेटा इसने पीरियड कितने बनाए थे, टोटल 6 बनाए थे। पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसने टोटल 6 पीरियड्स को बेटा बनाया था। अब हमें सारे एलिमेंट्स को भरने की जरूरत नहीं है, बस हम कुछ एलिमेंट लिखेंगे। जैसे यहां पर अपन ने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिखा, तो फर्स्ट के नीचे ए के पास यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर हाइड्रोजन। सेकेंड एलिमेंट के नीचे यहां पर आ जाएगा लिथियम। थर्ड एलिमेंट के नीचे आ जाएगा बच्चों सोडियम, याद रखना है, थर्ड के नीचे सोडियम। अब सेकंड वाला बी यहां पर कैसा चल रहा है, तीनों में खाली है, यहां पर तीनों में खाली है। क्यों, इसने हर एक ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। कुछ में पार्ट बी में कुछ भी नहीं मिले थे, आगे चल के आप लिखोगे तो पार्ट बी में बहुत सारे एलिमेंट्स यहां पर हम लोग को मिल जाएंगे। फिर इसमें देखो आप, इसके पास ए, एच के बाद बेटा ये पूरा खाली था, पीछे तक ए पूरा खाली था, कुछ इसने नहीं लगाया। लेकिन एल के आगे इसने क्या लगाया, एल बी बी सी एन ओ एफ, ये सारे एलिमेंट इसने लगाए। लेकिन बेटा यहां ये खाली था क्योंकि उस समय इनर्ट गैसेस की खोज नहीं हुई थी। Na, Mg, Al, Si, PSCl, ये तीनों खाली थे। उस समय इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था।
आपको बच्चों दो चीजें याद रखना है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है तो ये ऑक्साइड होने चाहिए, हाइड्राइड बना रहा है तो ये हाइड्राइड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा Li का जरा हाइड्राइड बनाओ, क्या होगा LiH। क्यों? देखो Li की वैलेंसी +1, H की वैलेंसी +1 कैंसिल हो गई, क्या बनेगा LiH। अगर मैंने यहां पर कह दिया कि इसका होना चाहिए RH2 तो जरा बनाओ Mg का हाइड्राइड जरा बना के बताओ मुझे, Mg और H, Mg की वैलेंसी 2, H की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा MgH2। देखो बन गया RH2 की तरह बन गया। तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, आप बना के देख लीजिएगा, किसी को भी आप बना के देख लीजिएगा, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। बेटा जो फोर्थ पीरियड था, फोर्थ का जो फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, इसकी दो सीरीज आ गई थी। फोर्थ में कितनी सीरीज आ गई थी? फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। इसी तरह से इसमें भी आ गई थी फर्स्ट सेकंड, इसमें भी आ गई थी दो सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, इसमें भी दो सीरीज आ गई थी, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। दो सीरीज इसमें आ गई थी। इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि इसने इस तरह से एलिमेंट्स को केवल भरा है। ये कभी भी आपसे पूरे एलिमेंट भरने के बारे में बच्चों नहीं पूछता है, ये केवल ये पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द R2O, RO, R2O3, RO2, R2O3, R O3, R2O7, ये क्या है? तो आपको लिखना है कि यहां पर R एक एलिमेंट है और जो उसका ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला R2O7 टाइप का आएगा, इसलिए दैट एलिमेंट विल प्लेस्ड इन 7th ग्रुप। उसने कहा था अगर हम 6th में रख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला RO3 टाइप का जाएगा, तो समझ लेंगे कि वो 6 में। अब आप कहेंगे बेटा कि सर एक प्रॉब्लम है, RO3 यहां भी है और हम अगर आप यहां पर देखो RH2 यहां भी है और RH2 यहां भी है, ठीक है ना। सेकंड में हमारे पास RO है, ठीक है, और यहां पर जरा 6 की बात करो, ये RO3, ये तो चलो चल जाएगा, लेकिन RH2 यहां भी है, RH2 यहां पर, ये तो सिमिलर हो रहा है। तो बेटा सिमिलर अगर आ जाए कहीं तो उसके ऑक्साइड को ढूंढ दो ना। अगर हाइड्राइड सिमिलर है तो उसका ऑक्साइड तो अंतर कर रहा है ना, तो ऑक्साइड से हम लोग समझ लेंगे। तो यहां पर ये इसके फॉर्मूले हैं। अगर मैंने लिखा, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। RH3 कैसे सेटिस्फाई करोगे? R यानी कौन सा ग्रुप है ये? फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में R मैं आपको देता हूं, यहां पर मैंने दे दिया नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने दे दिया नाइट्रोजन। तो मैंने कहा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है कि नहीं? और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? हाइड्रोजन की दे दो पहले, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन गया बेटा? NH3, अमोनिया बन गया। देखो RH3 हो गया सेटिस्फाई, हो गया कि नहीं हो गया सेटिस्फाई? यहां देखो R2O3 पर देखो, R2O3 ऑक्साइड बनाना है बेटा। ऑक्साइड कैसे बनाओगे? जैसे आपने नाइट्रोजन को लिखा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 7, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया? N2O7। ये देखो N2O7, R2, N2, अरे यार N2O3 और R2O3 देखो सिमिलर है। चलो एक और एग्जांपल करो। जैसे मैंने कहा प्रूव दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ 6th ग्रुप इज RO3। ओके, प्रूव करो कि 6th ग्रुप के ऑक्साइड का फॉर्मूला RO3 होता है, या फिर इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला RH2 होता है। तो चलो 6th ग्रुप का एक एलिमेंट मैंने उठाया, क्या बनाया? S, और S को लिखा, S का एटॉमिक नंबर 16, वैलेंसी -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर आप देखो तो इतनी किसकी आ जाएगी बेटा? यहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी लगाना है, H+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या बन जाएगा? H2S। देखो क्या बन गया? RH2R, मतलब एक ही बात है, H2S कह दो या SH2 कह सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग H2S ही लिखते हैं। तो बन गया RH2, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मेंडलीव्स ने बताए थे, लेकिन बच्चों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल खराब कहां पर हुई? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बेटा खराब वहां पर हुई जब इसने, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसने कई जगह ऐसे एलिमेंट को रख दिया जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उनको पहले रख दिया, और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रख दिया। तो ये सभी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हैं
सारे एलिमेंट एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज हैं, लेकिन इसने प्रॉब्लम ये की कि सम एलिमेंट्स प्लेस्ड बिफोर, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था बाद में रखे उनका कम था। आप कहें सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगले लेक्चर में हम लोग ड्रॉबैक ऑफ हाइड्रोनियम इसके मेंडली पीरियोडिक टेबल के देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।